आज हम समास का पार्ट 5 लेकर आए हैं। ठीक है, पिछली जो हमने समास की क्लास दी है उसमें कोशिश है कि मैंने अपने से पूरी कोशिश की है बेहतरीन से बेहतरीन आपको मैटर दूं, और एक एक चीज़ मैंने क्लियर भी किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं, जो भी कन्फ्यूजनल होते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छे आपको मैटर मैं दे सकूं। तो आज आपका सबसे समास में अगर कोई सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजनल समास है तो वह है बहुब्रीहि समास, जिसमें से अनेक अनेक टाइप के अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपके UPSSC पेट हो गया, UPSSC जूनियर असिस्टेंट हो गया, आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ले सकते हैं, आप UPP ले सकते हैं, लेखपाल ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे GD ले सकते हैं। अभी हाल में उसमें से प्रश्न इसमें से बना हुआ था। ठीक है, तो आज हम सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि बहुब्रीहि समास में जो शब्द है बहुब्रीहि, इसका अर्थ क्या होता है। तो बहुब्रीहि समास में बहु का अर्थ होता है बहुत, एवं ब्रीहि का अर्थ होता है संपन्न व्यक्ति। अर्थात अगर बात किया जाए कि बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ होता है कि बहुत ही संपन्न व्यक्ति। अर्थात हम बहुत ही संपन्न व्यक्ति को बहुब्रीहि मतलब समास एक प्रकार से कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है, और थोड़ा सा बहुत डिस्कशन भी करेंगे इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन या कैसे कैसे प्रश्न किए जाते हैं। ओके, जिस समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, दोनों पद गौड़ होते हैं, गौड़ होते हैं। गौड़ होते हैं का मतलब बच्चों, मतलब कि ये प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, गौड़ होते हैं अर्थात दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। ठीक, जिस समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, अर्थात दोनों पद अप्रधान, आप कह सकते हैं कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद गौड़ होते हैं अर्थात दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। मतलब दोनों शब्द या दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट में लिख लेना इसका क्या होता है। बहुब्रीहि समास में बहु का अर्थ बहुत तथा ब्रीहि का अर्थ संपन्न व्यक्ति होता है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में बहु का अर्थ बहुत तथा ब्रीहि का अर्थ संपन्न व्यक्ति होता है। आप ये मत समझिए कभी कभी एग्जाम में प्रश्न से ही क्वेश्चन आएगा, मतलब आपसे सिर्फ पूछ लेगा नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, महादेव में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है, तो उसको तो भूल ही जाइए, वो तो जो पूछेगा ही। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि का अर्थ क्या है। देखिए एग्जामिनर का माइंडसेट कुछ अलग ही होता है, वो हम लोग से बिल्कुल अलग सोचता है। ठीक है, तो उसके माइंडसेट को भी लेकर हमें चलना पड़ेगा, एक एक चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ से क्या पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब इसमें हम आपको ये बताते हैं कि इसमें कैसे, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं या इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि जो एग्जाम्पल है इसका लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ठीक है। उसके बाद एक दंत अर्थात जिसके पास केवल एक दंत है। आपको पता एक दंत कौन हो सकते हैं? एक दंत आपको पता सिर्फ श्री गणेश के भगवान के पास है। तो यहाँ पे क्या एक दंत अर्थात गणेश। पद्मासन का मतलब कमल पर जो जिसका आसन हो, कमल पर जिसका आसन हो। और कमल पर किसका आसन है? कमल पर आसन है किसका? सरस्वती का, ठीक है। गिरिजा, आपको पता है गिरिजा, गिरिजा कौन है भैया? गिरिजा मतलब होता है कि गिरि अर्थात पर्वत की जो पुत्री है, पर्वत की आपको पता है पुत्री कौन है? आपको पता है पर्वत की पुत्री कौन है? अर्थात पार्वती मैया, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ऐसे एग्जाम्पल हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसमें कौन सा समास है। वो कहीं कर्मधारय लगा के चले आएंगे, कहीं अलग से कुछ और लगा के चले जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए एक एक चीज़ समझना है कि जब दो पद मिलेंगे, दोनों पद गौड़ होंगे और किसी तीसरे पद की व्याख्या करेंगे तो वो क्या हो जाता है? आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए हम लोग थोड़ा सा और बहुब्रीहि समास का और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास में और एग्जाम्पल जो होते हैं, मतलब इसकी सहायता से हमको बहुब्रीहि समास में समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं बहुब्रीहि समास का और एग्जाम्पल क्या होता है। ओके, देखिए जैसे कि होता है क्या? नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ। अब नीला कंठ किसका है ये आपको भी पता है, क्योंकि आपको पता है जिसका नीला कंठ हो अर्थात शिव जी, क्योंकि विष को उन्होंने ही पिया था ना, तो विष को उन्होंने शिव जी ने ही पिया था, तो नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, ठीक है। दशानन, ये दशानन सर बहुत पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ हर एक एग्जाम्पल में, और हर एक, चाहे आप मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा, आपको ना हर एग्जाम में दशानन का मिल जाएगा, हर एग्जाम में। दशानन क्यों कन्फ्यूजनल भी हो जाता है कभी कभी? रीजन ये है कि दशानन में भाई अगर आप समझे कि इस तरह के 10 हैं जो आनन, अर्थात यहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, ये आपको भी पता है द्विगु समास। तो 10 है जो आनन अर्थात ये द्विगु समास में चला जाएगा, ठीक है। और 10 हैं जिसके आनन, अब यहाँ पे 10 हैं जिसके आनन अर्थात ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। और ये तीसरा पद कौन सा है? ये तीसरा पद है कौन? रावण, अर्थात 10 आनन उसी के तो थे ना, तो ये दो पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात 10 आनन कौन होगा? रावण होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको कैसे सही किया जाए, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि जैसे दशानन ने पूछेगा एग्जाम में, आपके आता है प्रश्न कि दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में कौन सा समास है? यदि बेटा ये पूछा कि दशानन में कौन सा समास है और ऑप्शन दे दिया आपको, मान लीजिए उसमें केवल द्विगु समास दे दिया, ऑप्शन में केवल द्विगु समास दे दिया और सारे 2-4 एग्जाम्पल इधर उधर के दे दिए, तो जो द्विगु समास केवल अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको द्विगु समास करके आना, क्योंकि दशानन में द्विगु समास भी है। ओके, और अगर द्विगु समास नहीं देता है, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि देता है तो बहुब्रीहि लगा के आना, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, अगर दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं तो भैया केवल आप लगा के आइएगा बहुब्रीहि समास को, क्योंकि मान्यता हमेशा बहुब्रीहि समास को मिलती है। ओके, आयोग भी बहुब्रीहि समास को ही मानता है, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 हैं भुजाएं जिसकी, अब 4 भुजाएं किसकी हुई? आपको पता श्री हरि नारायण विष्णु जी की हुई 4 भुजाएं हैं, ठीक है। तो उन्हीं की 4 भुजाएं, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं इसकी अर्थात विष्णु। अब इसमें भी सबसे बड़ी बात है चतुर्भुज में क्या है, क्योंकि पहला पद इसमें संख्यावाची होता है ना, ये द्विगु समास भी है, क्योंकि संख्याओं की जहां बात करेगा वहां द्विगु समास भी होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम बहुब्रीहि समास में पढ़ रहे हैं, तो ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन ऑप्शन में अगर द्विगु समास आता तो द्विगु समास भी सही होगा, और अगर अकेले बहुब्रीहि समास आता तो बहुब्रीहि समास भी होगा। लेकिन अगर द्विगु और बहुब्रीहि दोनों आएगा तो हम बहुब्रीहि समास को मान्यता देंगे। ओके, उसके बाद है रामानुज। अब राम के हैं जो अनुज, अब राम के अनुज कौन है? राम के अनुज से भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, चारों आपस में भाई ही तो थे, ये राम जी के भाई ही तो थे ना, तो राम के जो है अनुज अर्थात लक्ष्मण, भरत, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी प्रकार से मैं आपको समझा सकता था उतनी ही प्रकार से मैंने बहुत अपने से कोशिश की है कि आपको बेहतर समझ में आए। यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन मैंने एक मेन एग्जाम्पल आपको दिया जिसके सहायता से आप बहुब्रीहि समास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है, और कोशिश है कि आप सब अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा। और अगर स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप मेरे
पुराने वीडियोस में जाइएगा, पिछले वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसको देखिएगा, उसमें क्लियरली एकदम आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया। ओके, और ठीक है, तो अब बहुब्रीहि समास हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग अगले समास पे चलते हैं, इसका नाम है कर्मधारय समास। ओके।